पूछती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो देखती है टेबल पर बहुत सा खाना रखा हुआ है। उसमें नए नए किस्म के पकवान, मिठाई और बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस रखी हुई थी। वैशाली का मूड उन सब डिशेस को देखकर काफी अच्छा हो गया था। उसने मन ही मन कहा, माँ भी ना, पता नहीं कैसे पर उनको पता चल जाता है कि मेरा मूड खराब है। वो मुस्कुराई और फिर उसने जल्दी से अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ माँ। उसकी माँ तो बाहर नहीं आई, लेकिन उसकी चाची मैना अपने हाथ में खीर का एक कटोरा लेकर बाहर आ गई। उन्होंने वैशाली से बड़े प्यार से कहा, आ गई बेटी, आओ यहाँ आओ, मैंने आज सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। वैशाली मैना की बात सुनकर दंग रह गई। उसने मन ही मन कहा, क्या सच में इस कड़वी छुरी ने खाना बनाया है? वो भी इतना सारा। और आज से पहले तो इन्होंने कभी मेरे साथ इतनी प्यार से बात नहीं की। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? उसको यकीन नहीं हो रहा था कि करेला एक दिन में खीर कैसे बन गया। उतने में ही निर्मला भी वहां आ जाती है। निर्मला ने बड़े प्यार से वैशाली से कहा, बेटा जल्दी से हाथ धो लो, तुम्हें भूख लगी होगी। वैशाली ने ज्यादा नहीं सोचा और वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने टेबल पर बैठ गई। वो खाना खा ही रही थी कि वहां रवि भी आ गया। वो भी खाना देखकर खुश हो गया और उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ आज कुछ खास दिन है क्या जो इतना कुछ बना हुआ है? मैं ना उसको बीच में ही टोकते हुए कहती है, ये खाना तुम्हारी माँ ने नहीं, तुम्हारी चाची ने बनाया। निर्मला भी मैना की बात पर सहमत होते हुए कहती है, हाँ ये खाना तुम्हारी चाची जी ने ही बनाया है। रवि हैरान होकर कहता है, चाची जी क्या आपकी तबीयत ठीक है? कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया? प्लीज अगर ऐसा है तो डॉक्टर के पास जाएं, किचन में नहीं। मैना उसकी बात सुनकर आग बबूला हो गई थी, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वो अपने गुस्से वाले चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहती है, रवि बेटा तुम भी ना बड़े मजाकिया हो। चलो अब खाना खाओ और बताओ कि कैसा बना है। मैं स्नेहा को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई। मैना के वहां से चले जाने के बाद निर्मला ने रवि पर चिल्लाते हुए कहा, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे थे? क्या तुम बड़ों से बात करने की तहजीब भूल चुके हो? वो तुमसे बड़ी है, इसीलिए तुम थोड़ा तहजीब से बात किया करो। रवि ने निर्मला की बात का जवाब शांतिपूर्वक दिया, माँ आप भी तो चाची से बड़ी हैं, तो इस लिहाज से तो उन्हें भी आपसे अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कभी भी आपसे अच्छे से बात नहीं की। रवि कुछ और भी बोलना चाहता था, लेकिन निर्मला ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, रवि अब आगे कुछ मत कहना। अपनी माँ की बात सुनने के बाद रवि को बुरा लगा, क्योंकि उसकी माँ कभी भी उसके दुष्ट चाचा चाची के असली चेहरे को जानने की कोशिश नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद जब सब लोग खाने की टेबल पर थे, रवि ने वैशाली के कान में फुसफुसाते हुए कहा, दीदी ज्यादा खाना मत खाना वरना एसिडिटी हो जाएगी। वैशाली उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसे पता नहीं क्यों अंदर से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। तभी मैना ने वैशाली से कहा, अरे बेटा तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। ये बात सच है कि मैं तुम्हारी माँ जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती, लेकिन मैंने जो भी बनाया है बहुत प्यार से बनाया है। अब तो वैशाली को मैना की बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और उसको खांसी आना स्टार्ट हो गई। वैशाली ने पानी लेने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि मैना ने झट से खड़े होकर उसको पानी का ग्लास पकड़ा दिया। वो उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोली, बेटा आराम से। वैशाली को उनकी प्यारी प्यारी बातें हजम नहीं हो रही थी। स्नेहा भी हैरान थी कि आखिर माँ के शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है। सूरज भी मैना को सवालिया नजरों से देख रहा था। सूरज ने फिर मन ही मन कहा, आखिर ये वैशाली कितनी केयर करके दिखाना क्या चाहती है। रवि जो कि वैशाली के बगल वाली चेयर पर बैठा था, उसके मुंह से लगभग खाना बाहर ही आ गया था। वो वैशाली और निर्मला के बीच बैठा हुआ था। वो निर्मला की तरफ झुका और उसने धीरे से उसके कान में कहा, माँ चाची ने कुछ गलत खा लिया है क्या? निर्मला ने रवि को आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया तो रवि चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अभी जैसी चेयर से उठने को हुई, मैना ने वैशाली से बड़े प्यार से कहा,
बेटा वैशाली रुको, मुझे तुमसे। वैशाली को उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, पर उसको अब समझ आ चुका था कि आखिर क्यों आज उसकी इतनी खातिरदारी हुई। बल्कि उसको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर क्यों आज कड़वा करेला हलवे का काम कर रही थी। वैशाली ने मैना की तरफ देखते हुए कहा, कहिए चाची जी। उसकी चाची ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा स्नेहा तुम्हारी बहन है, लेकिन आजकल इसके पास कोई काम नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम जिंदल्स की कंपनी में कोई अच्छी सी नौकरी इसके लिए देख लो, ये भी तुम्हारी तरह कहीं सेटल हो जाएगी। वैशाली, निर्मला और रवि तीनों मैना की बात सुनकर हैरान थे। रवि ने तुरंत मैना से कहा, ये दीदी की कोई पर्सनल कंपनी नहीं है जिसे वो चाहे मुंह उठाकर हायर कर ले। और वैसे भी अगर ये दीदी की पर्सनल कंपनी भी होती ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे किसी इंसान को हायर करना पसंद करती जिसका दिमाग ज्यादा काम ना करता हो। आखिरकार कंपनी को स्मार्ट एम्प्लॉय की जरूरत होती है। स्नेहा दीदी जैसे एम्प्लॉयज को हायर करके उन्होंने अपनी कंपनी थोड़ी ना डुबानी है, वो भी जिंदल्स जैसी बड़ी और कामयाब कंपनी को। रवि की बातें स्नेहा, उसकी माँ और उसके पापा को किसी तीर से कम नहीं लगी। स्नेहा चिल्लाते हुए रवि से कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो, रुको तुम। ये कहकर जैसी स्नेहा रवि की ओर उसको मारने के लिए आगे बढ़ी, वैशाली ने उसका हाथ हवा में थाम लिया और गुस्से से स्नेहा से कहा, सोचना भी मत। फिर वैशाली रवि की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से से कहती है, अपने रूम में जाओ। रवि कुछ बोलना चाहता था, पर वैशाली ने उसे दोबारा से डांटते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने जो कहा? रवि भी बेमन से वहां से चला गया। वैशाली ने धीरे से स्नेहा का हाथ छोड़ा और मैना की तरफ मुंह घुमाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे भी पहले हैरानी हुई, लेकिन अब मुझे सब समझ आ चुका है। और बात रही स्नेहा की नौकरी की, तो मैं सिर्फ उस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ। अगर स्नेहा को नौकरी की इतनी जरूरत है तो वो अपनी काबिलियत से नौकरी करे, किसी की सिफारिश से नहीं। स्नेहा ने वैशाली की बात सुनकर गुस्से में कहा, तुम 2 कौड़ी की लड़की मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो? खुद तो तुमने उस जिंदल्स के बिस्तर पर पहुंचकर ये सब हासिल किया है। वैशाली ने अपनी उंगली स्नेहा को दिखाते हुए कहा, ये काम तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। मैंने जो भी किया है अपनी काबिलियत के दम पर किया है। वैशाली की बातें वहां बैठे उन तीनों को किसी तीर से कम नहीं लग रही थी। मैना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गुस्से से फटने वाली हो। अब मैना से और अच्छा बनने का नाटक नहीं हो रहा था। मैना ने फिर नफरत भरी नजरों से देखते हुए वैशाली से कहा, स्नेहा की बात तुम्हें बुरी क्यों लगी? और काबिलियत की बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, जो खुद भी अपने बॉस के साथ सोकर कंपनी में जॉब कर रही है। मैना के ये शब्द बहुत गिरे हुए थे, जिससे निर्मला को गुस्सा आ गया। पहले स्नेहा और फिर मैना उसकी बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। इस बार निर्मला काफी गुस्से में बोली, मैना अब तुम हद पार कर रही हो। इतनी घटिया बात क्या तुम्हें शोभा देती है? मैं तो स्नेहा को अपनी बेटी समझती थी, लेकिन तुमने तो वैशाली को बेटी तो क्या एक लड़की भी नहीं समझा। उसके चरित्र पर भी घटिया इल्जाम लगा दिए। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? निर्मला की इतना कहती सांस फूलने लगी थी। वैशाली ने जब ये देखा तो उसने अपनी माँ को जाकर थाम लिया। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? लेकिन मैना अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने फिर से बिना निर्मला की हालत पर ध्यान दिए कहना शुरू किया, तुम तीनों हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, लेकिन आंख भी हमें ही दिखाते हो। क्या तुम माँ बेटी को इतना भी एहसान नहीं? क्या तुम दोनों भूल गई कि आज तुम जिंदा भी हमारी वजह से हो? वैशाली को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी माँ को पानी का ग्लास थमाते हुए मैना से गुस्से में कहा, नहीं चाहिए हमें आपका एहसान, नहीं रहना हमें इस घर में, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। ये कहकर वैशाली ने निर्मला से कहा, माँ चलिए आप आराम कीजिए। रवि भी उनकी आवाज सुनकर बाहर आ गया था। उसको वहां पर क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब उसने निर्मला की हालत खराब देखी तो वो जल्दी से वैशाली की मदद करते हुए उन्हें रूम में लेकर जाने लगा। क्या वैशाली सच में अपनी चाचा चाची का घर छोड़कर चली जाएगी, या फिर उन्हें रोकने के लिए मैना और सूरज चलेंगे एक नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव।
सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वैशाली और रवि के द्वारा उसकी माँ को अंदर ले जाने के बाद सूरज ने गुस्से से मैना के हाथ को पकड़ा और उसको बेडरूम में ले गया। स्नेहा भी उनके पीछे पीछे रूम में चली गई। सूरज ने मैना को रूम में ले जाकर गुस्से से उसका हाथ एक झटके के साथ छोड़ दिया और गुस्से से कहा, तुम पागल हो क्या? इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि अगर वो सब यहाँ से चले गए तो क्या होगा? मैना घबराते हुए बोली, वो इतना ही बोल पाई थी कि सूरज ने दोबारा से चिल्लाते हुए कहा, अगर वो कल यहाँ से गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कल वैशाली और मैना से माफी मांगोगी और जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी, समझी? सूरज की बात सुनकर मैना ने डर से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अक्षत की प्राइवेट विला में अक्षत आराम से अपने स्टडी रूम में एक जरूरी डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। अचानक से डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आई, लेकिन अक्षत ने उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि डोर पर कौन है। अक्षत के कुछ रिस्पॉन्स ना देने पर अब दरवाजे पर उस इंसान ने और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे शोर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। फिर उस इंसान की बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज आई, भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अक्षत ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। लेकिन उसी वक्त दरवाजा अचानक से खुल गया। अभिनव बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए अंदर आया और गिड़गिड़ाने लगा, भाई आज मुझे आपने अंदर आने से मना कर दिया। भगवान ना करे कल को आप मुझे जायदाद से बेदखल कर दे। खैर छोड़िए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, नहीं तो मैं आपके इस छोटे से विला में कभी नहीं आता। अक्षत ने उसे बड़े आराम से जवाब दिया, अगर यहाँ तुम कोई बकवास बात करने आए हो तो यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। उसकी बात सुनकर अभिनव ने थोड़ा डरते हुए कहा, अरे भाई आप भी ना बहुत ही जल्दी बुरा मान जाते हो। मैं तो यहाँ वैशाली के बारे में बात करने आया था। मेरे दिमाग में एक सवाल है और वो ये है कि आपको कैसे पता लगा कि वैशाली का बॉयफ्रेंड वो लड़का नहीं है? अरे क्या नाम था उसका? हाँ राघव, अभिनव ने याद करते हुए कहा। अक्षत ने डॉक्यूमेंट में से अपना सर बाहर निकाला और अभिनव को एक कोल्ड लुक देते हुए कहा, अगर मैं ना बताऊं तो? अभिनव ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था कि अक्षत उसको सीधे सीधे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो पहले ही प्लानिंग करके आया था। उसने अक्षत को एक स्माइल दी और एक चेयर को खींचकर उसके ऊपर बैठ गया। उसकी इस हरकत से अक्षत ने उसको सवालिया नजरों से देखा। अभिनव ने बड़े प्यार से अपनी चिन को रब करते हुए कहा, तो मैं वैशाली को बता दूंगा कि आप रात को सपने में अपने पिलो को वैशाली समझकर उसको किस करते हैं और बार बार वैशाली का नाम लेते रहते हैं। उसकी बात सुनकर अक्षत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो बोला, क्या तुम उसे झूठ बोलोगे? अभिनव ने बड़े शान से कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अक्षत ये अच्छे से जानता था कि अभिनव ये झूठी बात वैशाली को बता सकता है, लेकिन फिर अक्षत ने भी अपना दांव खेला और कहा, अगर तुमने उससे कुछ भी बेकार की बात की तो मैं तुम्हें अपने रूस वाली फैक्ट्री में भेज दूंगा, वो भी इसी हफ्ते। अब अभिनव के पास अक्षत की बात का कुछ जवाब नहीं था। उसने अक्षत को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, भाई बहुत चालाक है, ऐसी चालाक के साथ वैशाली आपकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनेगी। अक्षत ने फिर से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और अपना काम करने लगा। उसने फिर अभिनव की एक बात का जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद डोर पर फिर एक नॉक हुई। बाहर से आवाज आई, बॉस मैं कपिल। अक्षत ने जवाब दिया, अंदर आ जाओ। अक्षत ने फिर अभिनव की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो जाओ यहाँ से। अभिनव ने पहले अक्षत को देखा, फिर कपिल को। उसको समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने वहां से जाने का कष्ट नहीं किया और अक्षत से कहा, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। ये देखो मैंने अपने कान बंद कर लिए हैं, आप अपनी बात जारी रखो। ये कहकर अभिनव ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। इस बार अक्षत गुस्से से बोला, तुम जा रहे हो या नहीं? अभिनव उठा और वहां से पैर पटकते हुए चला गया जैसे वो बहुत गुस्सा हो।
अभिनव के जाने के बाद अक्षत ने कपिल को बोलने का इशारा किया। कपिल ने अपनी बात कहना शुरू किया। बॉस, वैशाली मैडम एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उनका पहले छोटा सा परिवार था जिसमें वो, उनका छोटा भाई और उसके माँ और पापा थे। वैशाली के पापा का छोटा मोटा बिजनेस था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। ये कहकर कपिल थोड़ी देर के लिए रुका और फिर आगे बोला। फिर एक दिन अचानक से उनके पिता की मौत की खबर आई। वो किसी काम से जम्मू जा रहे थे और उनकी गाड़ी खाई में गिर गई, लेकिन उनकी लाश नहीं मिली। उनके मरने के बाद वैशाली और उनका परिवार उसके चाचा सूरज के पास रहने के लिए चले गए। लेकिन सर, एक बात पता चली है जो इससे भी बड़ी है। कहो, अक्षत ने कहा। कपिल ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। बॉस, वास्तव में वैशाली मैडम के पापा मरे नहीं हैं। कपिल की बात सुनकर अक्षत थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मतलब? कपिल बोला, बॉस, उनकी गाड़ी तो खाई में गिरी थी लेकिन वो नहीं। ऐसा क्यों? कपिल की बात सुनकर अक्षत बोला। कपिल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल बॉस, बात यह है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में बहुत लोगों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। उसी दौरान वो एक औरत से मिले जो एक अच्छी खासी बिजनेस वुमन थी। उस औरत को वैशाली मैडम के पापा से प्यार हो गया और उन्होंने उनके सामने ये शर्त रखी कि अगर उससे शादी कर लेते हैं तो उस औरत का सारा बिजनेस उनका होगा। कपिल ने गहरी सांस ली और आगे कहा, वो एक लालची इंसान था, लेकिन वो अपने परिवार से भी सीधे सीधे ये सब नहीं बता सकता था। वो अपने बच्चों से काफी प्यार करता था, इसीलिए उनको दुख ना हो कि उनके पापा उन्हें इस तरह छोड़कर चले गए। इसी वजह से उन्होंने ये मरने वाला ड्रामा किया। अक्षत उसकी हर एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कपिल से पूछा, क्या उनके बारे में कुछ पता लगा कि वो कहाँ है और उन्होंने किससे शादी की है? कपिल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, वो इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, लेकिन वैशाली मैडम के चाचा को इस बारे में सब कुछ पता है। वो वैशाली और उसके भाई के खर्चे उठाने के लिए उनसे हर महीने पैसे लेते हैं। अक्षत ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अक्षत इस वक्त अपने दिमाग में सोच रहा था कि जब वैशाली को उसके पापा की करतूतों के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे बिहेव करेगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो बोला, और उस पुलिस वाले का क्या हुआ? हाँ बॉस, हमने उसके बारे में भी पता लगाया है। उसका पूरा नाम राघव रॉय है। वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी हर रात एक नई लड़की के साथ बिताना पसंद करता है। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप और वो है। उसके पापा भी एक पुलिस ऑफिसर हैं। राघव ने पहली बार वैशाली को तब देखा था जब वो कॉलेज में थी। उसके लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया था। सदमे में आकर उस लड़की ने खुद की जान ले ली। उसने उसके चाचा से वादा किया है कि अगर वो वैशाली मैडम की शादी उससे करवा देते हैं तो वो उनकी इलीगल कामों में हेल्प करेगा। अक्षत ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, वैशाली के रिश्ते कैसे हैं उसके चाचा के साथ? कपिल ने जवाब दिया, बॉस, आसपास से पता करने पर मालूम चला है कि उसके चाचा उसकी वाइफ और उनकी बेटी वैशाली को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अक्षत ने गहरी सांस ली और कपिल से कहा, वैशाली के चाचा को भी अच्छा सबक मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले उस पुलिस वाले का काम तमाम करो। कपिल ने अचानक से पूछा, बॉस, उसको मारना है क्या? अक्षत ने कहा, नहीं, उससे भी ज्यादा खराब होगा उसके साथ। तुम अब जा सकते हो। जो भी करना है मैं तुम्हें कल समझा दूंगा। कपिल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से जाने को हुआ तो अक्षत ने फिर से कहा, अभिनव बाहर खिड़की पर खड़ा है, उसको अंदर भेजो। कपिल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वो थोड़ा हैरानी के साथ बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नजर सबसे पहले अभिनव पर ही पड़ी, जो सच में एक खुली खिड़की से स्टडी रूम में झांक रहा था। उधर वैशाली अपने रूम में बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। आखिर अक्षत क्या करेगा राघव के साथ, और वैशाली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव।